तो असम पंचायत में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज ऐसा दिन है जब चुनाव के पहले हम चर्चा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं सत्ताधारी पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से लोग आए, अपनी बात रखें, ताकि जनता अपना मन बना पाए कि भाई उन्हें किसे इस चुनाव में चुनना है। दो खास मेहमान हमारे साथ, दो कैबिनेट मंत्री इसमें जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हमारे साथ रनोज पेगू जी हैं, जो कि शिक्षा मंत्री हैं, हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, ट्राइबल अफेयर्स के मंत्री हैं। और अशोक सिंघल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि शिक्षा, माफ कीजिएगा, स्वास्थ्य मंत्री हैं और इसी के साथ साथ इरिगेशन डिपार्टमेंट को भी हेड करते हैं। तो रनोज पेगू जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे है। देखिए, मैं सीधा सवाल पे आती हूं सर, इधर उधर विदाउट बीटिंग द बुश। जितना भी प्रचार देख रहे हैं फिलहाल हम आपकी पार्टी का, आपकी सरकार का, उसमें ज्यादातर चर्चा हो रही है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पर, कि भाई जो असमिया लोग हैं उनको सुरक्षित करना है, बाहर से लोगों ने आकर आक्रमण कर दिया है। आप अपने मंत्रालय के 5 ऐसे काम गिनाइए जो कि जनता सुने, क्योंकि अगर वाकई काम किया है तो इतने इमोटिव इश्यूज उठाने की क्यों जरूरत पड़ रही है। रनोज जी, माइक सर। थैंक यू सर। पहला बात, असम का अगर इतिहास देखा जाए तो ये इतिहास आइडेंटिटी का लड़ाई का इतिहास है। 1837 से लेकर, माइक ऊपर कर लीजिए सर, अपना मातृभाषा को, असमिया भाषा को असम में ये स्टेट लैंग्वेज, उसका मान्यता देना, और जितने जनजाति लोग हैं, जनजाति लोगों का अपना आइडेंटिटी के लिए यहाँ जितना लड़ाई हुआ वो लगातार चलते रहा है। और इसीलिए ये असम का इतिहास का जो साथ जुड़ा हुआ एक मुद्दा है, और आइडेंटिटी इशू असम में बहुत बड़ा इशू है, और आने वाला दिनों में भी आइडेंटिटी इशू ये रहेंगे। पर काम क्या किया आपने? कुछ तो काम किया होगा ना, काम भी तो बताइए, वोट चाहिए तो। काम एक तरफ तो देखा जाए कि पहला बात है पीस एस्टैब्लिश करना, शांति एस्टैब्लिश करना। दूसरा, जो इंटर कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट्स था उसको मिनिमाइज करना। और तीसरा, जो डेवलपमेंट में हम लोग बहुत पीछे पड़ रहे थे, वो डेवलपमेंट एक बहुत फास्ट तेज डेवलपमेंट स्टेट में लाना। और जो सर्विस है, विशेष करके शिक्षा और स्वास्थ्य, उसमें बदलाव लाना। और ये शिक्षा और स्वास्थ्य में जो बदलाव लाया गया है लास्ट 10 साल में, वो अभूतपूर्व है। जैसे क्या आपने क्या हायर एजुकेशन के क्या इंस्टीट्यूशंस खोले हैं? क्योंकि देखिए, सवाल यह है ना कि कॉन्फ्लिक्ट को रोकना है तो सबसे अच्छा शस्त्र क्या है? शिक्षा। तो फिर आपने क्या हायर यूनिवर्सिटीज, हायर एजुकेशन के लिए क्या खोला है ताकि बच्चों को दूसरे राज्यों में जाकर ना पढ़ना पड़े? असम में अभी जो विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय का संख्या ये 23 हो गया है, जो स्टेट यूनिवर्सिटी। एक समय था असम में सिर्फ 2 ही विश्वविद्यालय था। तो मैंने जब पहले शिक्षा मंत्री बना, उसका बाद डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी किया, तो डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन में सीट है 1000, लेकिन एप्लीकेशन आया था 7000। तो 1000 को एडमिशन मिलेगा, सीट मिलेगा, बाकी 6000 कहाँ जाएंगे? तो इसीलिए विश्वविद्यालय का संख्या, और माननीय हमारा जो मुख्यमंत्री का कहना है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक विश्वविद्यालय होना चाहिए। अभी 23 विश्वविद्यालय हो गया। इंजीनियरिंग कॉलेज, एक समय था असम में 2 ही इंजीनियरिंग कॉलेज था। आज का तारीख में हम लोगों का 7 इंजीनियरिंग कॉलेज फंक्शनल है, वो चल रहा है, और 6 इंजीनियरिंग कॉलेज अंडर कंस्ट्रक्शन है। जो मैं शिक्षा मंत्री बना तो उस समय असम का जनरल कॉलेज का संख्या था 337, और अभी जाके वो पहुंचा 514। तो इतना उस शिक्षा के लिए हायर एजुकेशन क्षेत्र में इतना मतलब डेवलपमेंट हुआ। और अगर स्कूल एजुकेशन का और देखें, अगले राउंड में आती हूँ सर, उसमें बताइएगा। अशोक जी सर, अपने सीएम साहब से भी कहिएगा कि ये सब भी बताएं, खाली वो आइडेंटिटी पर ही पूरा इलेक्शन लड़ रहे हैं। अशोक जी, माइक उठाइए। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड इरिगेशन, तो स्वास्थ्य मंत्री के रूप में आपने क्या काम किया है जिसके आधार पर आप वोट मांगने फिर से लोगों से जाएंगे, या फिर सिर्फ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स? स्वास्थ्य विभाग ने 10 साल हमारी सरकार को हुआ। 10 साल पहले जब सरकार हमारी आई थी तो हमको 6 मेडिकल कॉलेज मिले थे। 60 साल के अंदर असम में 6 मेडिकल कॉलेज फंक्शनल थे, और पिछले 10 साल में
हमने नए 8 मेडिकल कॉलेज फंक्शनल किए और 10 मेडिकल कॉलेज पाइपलाइन में है, कंस्ट्रक्शन जारी है। आने वाले 5 साल में और 10 मेडिकल कॉलेज हम डिलीवर करने वाले हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में नॉर्थ ईस्ट बहुत पिछड़ा राज्य था। आसाम के लोगों को बेसिक ट्रीटमेंट के लिए भी बाहर जाना पड़ता था। आज कैंसर केयर के अंदर सरकारी क्षेत्र में आसाम हिंदुस्तान के पहले 5 राज्यों में है जो कैंसर केयर के अंदर इतनी बढ़िया ट्रीटमेंट दे रहे हैं। हमारे पास जो प्रोटोन बेस्ड मशीन्स है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है। मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उनकी इच्छा थी कि प्रोटोन कैंसर केयर मशीन आए, अप्रूव हुआ। प्रोटोन कैंसर केयर मशीन भी आने वाले समय में यहाँ आ रही है। ऐसी केवल 2 मशीनें हैं, टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट के पास और अपोलो चेन्नई के पास है। तीसरी हमारे पास आ रही है और सरकारी क्षेत्र में ये पहली मशीन है। तो इसके अंदर न्यूरोलॉजी के अंदर कार्डियोलॉजी में अच्छे हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं। और आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी है कि आसाम का एमएमआर जो एक समय 430 के आसपास था, अब घट करके 110 आ गया है। और आने वाले 2 साल 3 साल के अंदर हमारी कोशिश रहेगी कि हम नेशनल कंट्रीब्यूटर बने, हम नेशनल एवरेज से नीचे जाएं। आज मेडिसिन की अवेलेबिलिटी है। भारत सरकार की जो सर्वे चलती है, उनकी जो टीम है, उन्होंने रिपोर्ट दिया कि आसाम के अंदर 98% हॉस्पिटल्स में मेडिसिन उपलब्ध है। 98% मेडिसिन हर हॉस्पिटल में उपलब्ध है। तो ये जो सारा है, एक समय डॉक्टर का बहुत शॉर्टेज था, डॉक्टर यहां होते नहीं थे क्योंकि डॉक्टर तो मेडिकल कॉलेज से निकलेंगे, मेडिकल कॉलेज थी नहीं। 10 साल के अंदर इतनी मेडिकल कॉलेज आई है। 1800 डॉक्टर्स हमको हर साल मिल रहे हैं। तो धीरे धीरे डॉक्टर्स का अभाव कम हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में हम डॉक्टर्स दे पा रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में हॉस्पिटल्स खोल पा रहे हैं और चिकित्सा के अंदर बिना कोई पैसा लिए पूरी सरकारी व्यवस्था के अंदर और निशुल्क चिकित्सा देने का जो प्रयास मुख्यमंत्री जी का है, निशुल्क टेस्टिंग होती है, ब्लड टेस्ट होते हैं। तो मेरे को लगता है कि स्वास्थ्य खंड के अंदर बहुत काम। तो अशोक जी, उसी टॉपिक पर आते जो हमने सेशन का नाम लिखा है कि भाई असम सरकार कितनी असरदार। अगर वाकई इतनी असरदार है तो फिर ये मियां मुसलमान ऐसे टॉपिक लाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ऐसा टॉपिक अपने आप आता है मैडम, अपने आप आता है। इसको लाना नहीं पड़ता। कैसे? हम विकास के लिए काम कर रहे हैं, पर विरासत को बचाने के लिए भी हम काम कर रहे हैं। हमको हमारी विरासत भी बचानी है। 46 इयर्स बैक, 46 साल पहले 1979 में असम आंदोलन शुरू हुआ और उस समय जो मांगे उठी थी, उस समय जो लोगों के मन में भय था, वो भय आज भी है। वो भय खत्म नहीं हुआ है और दिन दिन वो भय बढ़ते जा रहा है। एक के बाद एक जिले में हम माइनॉरिटी होते जा रहे हैं। एक के बाद एक जिले में माइनॉरिटी होने के बाद हमारे लोगों को वहां से पलायन करना पड़ रहा है और आप कहती है कि हम इसकी बात न करें। हम विकास कर रहे हैं, विकास की बात भी कर रहे हैं। इलेक्शन के टाइम में जोर से करने लगते हैं। ऐसा नहीं। अब हम इविक्शन कर रहे हैं, अब हम ये कर रहे हैं। इलेक्शन आता है तो जोर आ जाता है। आपको क्या लगता है कि इविक्शन 3 महीने से शुरू हुआ है? पिछले 5 साल से इविक्शन चल रहा है। कितने लोग वापस भेजे? और 1.5 लाख बीघा, दैट वुड बी अराउंड 50,000 एकड़ ऑफ फॉरेस्ट लैंड हैज बीन मेड इंक्रोचमेंट फ्री। 50 लाख एकड़ जमीन को, 50,000 एकड़ जमीन को इंक्रोचमेंट मुक्त किया गया है। ये कितनी बड़ी सफलता है। ग्रीन कवर बढ़ा है। काजीरंगा के अंदर हर रोज गेंडे जो बोलते हैं, हमारा जो प्रतीक है राइनो, उसकी हत्या होती थी। पिछले 5 साल में एक भी नहीं हुई। ऐसा नया क्या हुआ कि पिछले 5 साल में नहीं हुआ और पहले हर रोज एक गेंडे का हत्या होता था? तो सरकार असरदार है, मुख्यमंत्री असरदार है, काम असरदार है और असरदार काम के ऊपर ही हम वोट मांगने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री का कितना दमदार प्रेजेंस है? आपसे रणोज जी पूछती हूँ। मुख्यमंत्री जी का चेहरा कहते हैं काम आ जाता है यहाँ पर। अभी वो जिस तरह के भाषण देते हैं, स्पीचेस देते हैं, वो बहुत लोकप्रिय है, इसलिए वो आपका सबसे बड़ा फैक्टर है। मुख्यमंत्री जी एक हिम्मत का प्रतीक है। मैंने लूज बॉल दे दिया, अब ये खूब बड़ाई करेंगे। जी जो असरदार, कितना असरदार है। मुख्यमंत्री साहब मुंह से जो शब्द निकालता है वो उसको इफेक्टिवली उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। आज मुख्यमंत्री ने एश्योरेंस दिया था कि 1 लाख नौकरी देंगे। आज लास्ट जो रिक्रूटमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, अपॉइंटमेंट लेटर डिस्ट्रीब्यूशन का आज लास्ट प्रोग्राम हुआ। 1,65,359 appointments have been completed. In education department alone, total teachers, including higher education,
school education combined, we have appointed 95,000 teachers. It had never happened in the history of Assam for the first time. And it is because of such bold steps. ये जो मुख्यमंत्री जी है, उसका जो मार्गदर्शन है, उसका जो डिटर्मिनेशन है, उसका जो साहस है, उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उसका तहत ये संभव हो सका है। आप बताइए अशोक जी कि ये लूज बॉल अब मैं दोबारा नहीं दूंगी ताकि आप भी लंबी बड़ाई करें, लेकिन क्या आपको लगता है कि ऑपोजिशन उतना स्ट्रांग नहीं है? ये भी आपके लिए एक बड़ा फैक्टर बन रहा है, क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं कि कांग्रेस और एआईयूडीएफ जो पहले थे एक साथ, वो भी अलग हो गए हैं। अब कांग्रेस कह रही है कि एआईयूडीएफ आपके इशारे पर अलग हुई है मुस्लिम वोट बांटने के लिए। सच है क्या? जना जी, ऐसा नहीं है कि अपोजिशन मजबूत नहीं। अपोजिशन को तो हमने रोका नहीं मजबूत होने से, पर वो अपने कर्मों से इस स्थिति में है। असम के अंदर जो इतना बड़ा घुसपैठ हुआ, असम के अंदर जो इतना बड़ा डेमोग्राफिक एग्रेशन हुआ, इसका कारण कांग्रेस पार्टी है। वोट बैंक का राजनीति कांग्रेस ने किया और असम को बर्बादी के रास्ते पे ढकेल दिया। आज लोगों को रियलाइज हो रहा है कि ये सरकार है, ये पार्टी है जो असम के हित की रक्षा कर सकती है। ये पार्टी है, ये सरकार है जो असम के लोग जो चाहते थे, जो एस्पिरेशंस था। अंजन जी, आपको बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। असम आंदोलन हुआ, 855 लोग शहीद हुए, यहां 6 साल तक आंदोलन चला। अल्फा का क्राइसिस आया, एनडीएफबी का क्राइसिस आया, बीएलटी का क्राइसिस आया। कब कहां बंद होगा ठीक नहीं था, कब कहां आंदोलन होगा ठीक नहीं था, कब कहां ट्रेन रुक जाएगी ठीक नहीं था। पिछले 5 साल में एक भी किडनैपिंग नहीं हुआ, एक भी हत्या नहीं हुई, एक भी गोलीबारी नहीं हुई, एक भी बम नहीं फटा, एक भी पिकेटिंग नहीं हुई, एक भी आंदोलन नहीं हुआ। आज असम के लोग, उनके दिल में उमंग है। द एस्पिरेशंस हैज कम बैक टू द पीपल ऑफ असम। असम आज आसमान छूना चाहता है और लोग जानते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं। लोगों के दिल में सपना है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो लोग यहां तो लोगों ने सपना देखना ही छोड़ दिया था कि कब बंद होगा। इट वॉज अ डेड इकोनॉमी, इट वॉज अ बैकवर्ड स्टेट। इंडिया टुडे भी पहली बार आया है, इंडिया टुडे कंक्लेव भी पहली बार हो रहा है। इसका मतलब असम हैज रजिस्टर्ड एट अ नेशनल लेवल दैट यस वी ऑल्सो मैटर। रनो जी, ये बताइए कि पलायन आपको नहीं लगता है आज भी एक इशू है कि कई छात्र सोचते हैं या नौकरियों के लिए वो अलग अलग राज्यों में जाते हैं, बिहार हो, असम हो, इन राज्यों में ये समस्या आज भी है। इसको कैसे टैकल करेंगे? इसका क्या रोड मैप? Human migration for employment, for business, this is the normal phenomenon. There was a time when people used to migrate from Bihar, Orissa, Uttar Pradesh for seeking job in Assam. Now this is a time when people from Assam are also migrating to other states of India seeking job. And we have assessed that the number of industries that Assam should have, it didn't come up in last 2-3 decades because of the situation, the political situation, the situation of insurgency, various kinds of movements. Now, as Assam has now normalized, the situation has normalized, peace and tranquility has returned. It is an organized system and there is a responsible government. We are expecting that industry will come up in Assam too. And there are indications, there are very first rights from the Advantage Assam program. So, one of the objectives of such industrialization is to create jobs for our youths in the private sector as well. In government sector, we have given appointment to 1,65,000. Maybe in next year also equal number of jobs will be in government sector will be created or appointments will be given. But at the same time, we require job creation in the private sector and we require job creators, entrepreneurship development of Atmanirbhar Assam. And that is why CM has launched this Atmanirbhar Assam Abhijan, whereby we have promoted 2 lakh youths. And next 5 years, this number will go up. More youths will be supported for their enterprises. And they will be employed. At the same time, they will create employment for others. ठीक है। अशोक जी,
एक बार फिर उसी सवाल पर आते हुए, अगर सरकार असरदार है तो चुनावी साल में आपको महिलाओं को 9-9 हजार रुपए क्यों देने पड़ रहे हैं? हम हर महीने देते हैं 1250। और इस बार तो 4 महीने का मिला के और बिहू का बोनस लगा के। हाँ, तो इलेक्शन के पहले जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में इलेक्शन रहेगा तो उसका दे नहीं पाएंगे, सबका मिला के एक साथ दिया। नहीं देते ऐसा नहीं है, ये तो प्रक्रिया 10 साल से चल रहा है मैडम, और हर साल बढ़ते जा रहा है। 850 रुपए से शुरू हुआ था, 17 लाख महिलाओं से शुरू हुआ, अभी 1250 रुपए पर महीने हुआ, 40 लाख महिलाओं तक पहुंचा है। और अगली बार और महिलाओं को हम इंक्लूड करने वाले हैं, और उनको जो सम्मान में हम राशि दे रहे हैं उसमें भी वृद्धि करने वाले हैं। हमने लोगों के दिमाग में, दिल में ये कॉन्फिडेंस रिस्टोर किया है कि आप सपने देख सकते हैं और सरकार उन सपनों को पूरा करने के लिए काम कर सकती है। पर सपना तो पूरा होगा अगर नौकरी मिलेगी ना। नौकरी मिल रही है। ट्रू एम्पावरमेंट इज नौकरी मैडम, ऐसा नहीं है। ट्रू एम्पावरमेंट इज कि कोई अपना कारोबार शुरू करे, है ना? देखिए, 40 लाख महिलाओं को अरुणोदय दिया और 40 लाख से ज्यादा महिलाओं को 10,000 रुपए का एक मुश्त रुपया दिया गया है, वन टाइम सपोर्ट, जिससे वो अपना बिजनेस शुरू कर सके, वो लखपति बन सके। बिहार मॉडल नहीं, बिहार मॉडल नहीं हमारे नहीं है। देखिए, एक एंटरप्रेन्योर का अधिकार है कि उसको गवर्नमेंट से सब्सिडी मिले। एक महिला का भी अधिकार होता है, उसका जो माइक्रो बिजनेस है उसको भी गवर्नमेंट से सब्सिडी मिले, कुछ सहायता मिले, ये महिला का अधिकार है। आज 1,1250 रुपया एक महिला को मिलता है, ये कोई दया नहीं है, ये वो महिलाओं का अधिकार है। क्योंकि जो देश का जीडीपी सिर्फ बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर, बड़े बड़े कॉर्पोरेट वर्ल्ड ही ये जीडीपी नहीं बनाते हैं। जो छोटे छोटे फार्मर है, ये महिलाओं हैं, इन लोगों का भी कंट्रीब्यूशन होता है। जब जीडीपी में इन महिलाओं का कंट्रीब्यूशन होते हैं तो देश का एक सेकर से उन लोगों को भी ये 1250 रुपया, ये उन लोगों का हक है, अधिकार है। अच्छा, 9,000 में क्या व्यापार शुरू हो सकता है? 900 रुपया में भी व्यापार शुरू हो सकता है। जैसे क्या? 9 रुपया में भी व्यापार शुरू हो सकता है। क्या मतलब? मैं पूछ रही हूँ आपसे, 9,000 में मान लीजिए आपने एक महिला को दिया, वो क्या कर सकती है? वो खेती कर सकते हैं, वो सिली का खेती कर सकता है, वो अदरक का खेती कर सकता है, वो लहसुन का खेती कर सकता है, वो वेजिटेबल हॉर्टिकल्चर का खेती कर सकता है। वो 900 रुपया में वो 2 केजी जो धागा है, सूता मिलता है, और 2 केजी सूता से उसका हैंडलूम इंडस्ट्री चल सकता है। 9,000 रुपया में तो बहुत ज्यादा पैसा है। 9,000 रुपया में हैंडलूम इंडस्ट्री शुरू हो सकता है, वो पिगरी इंडस्ट्री शुरू हो सकता है। उस 9,000 रुपया में 2 पिगलेट मिलेगा, उसमें से डेयरी बिजनेस शुरू हो सकता है। एक हेफर मिल जाएगा 6,000 रुपया में, उससे बकरी का बिजनेस शुरू हो सकता है। बिहार में बहुत महिलाओं ने ये शुरू किया। मैं जितने इलाकों में गई, हो रहा है ये बदलाव। हम लोग खुद अपने आंखों से गांव में ये बदलाव देख रहे हैं कि जो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो आंदोलन है महिलाओं का, ये असम में बहुत सफल आंदोलन है। चुनावी रेवड़ी कहता है ना विपक्ष इसको, अशोक जी, कि चुनाव के जस्ट पहले ये बीजेपी की सरकारें जो है वो अलग अलग राज्यों में चुनाव के ऐन पहले पैसे देती है और फिर वोट लेती है। क्योंकि इसका कारण ये है, ये जो विरोधी है ये लोग 5 साल सोते रहते हैं, ये इसलिए वो लोग नहीं देखते हैं। चुनाव का समय में वो जाग जाता है, तब देखते हैं ये अभी चुनाव के लिए हो रहा है, सब यही सोचते हैं। चुनाव के लिए नहीं, ये 5 साल। आज मुझे किसी ने पूछा आप लोगों का कैंपेन कैसा चल रहा है? अरे भाई, मेरा कैंपेन तो 5 साल पहले ही शुरू हो गया, अभी क्या शुरू करना है? हम लोग का इलेक्शन कैंपेन अभी शुरू करना नहीं है। 5 साल चुनाव मोड, 5 साल चुनाव मोड, और अभी से फिर नेक्स्ट इलेक्शन के लिए वो भी ये कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये लगातार अगले दिन से फिर शुरू। चुनाव के लिए कोई स्पेशल कैंपेन हम लोग का नहीं होता है। हर दिन कैंपेन मोड में रहते हैं। ऐसा नहीं है, आप 1 महीने पढ़ करके कोई एग्जाम पास नहीं कर सकते। कौन 1 महीने पढ़ के एग्जाम दे रहा है? मैंने बताया ना, आपने कहा ना कि चुनाव आते तो आप करते। 5 साल तक लगातार, आपको पता है ऑन एन एवरेज हर हफ्ते कैबिनेट मीटिंग होती है। ऑन एन एवरेज एवरी वीक देयर इज अ कैबिनेट मीटिंग, मोर देन 50 कैबिनेट मीटिंग्स इन ए ईयर। कितने डिसीजन उसमें लिए जाते हैं? 1,70,000 के आसपास सरकारी नौकरी दी गई, एक भी नौकरी कोर्ट में नहीं गई, एक भी नौकरी में करप्शन का आरोप नहीं लगा, एक भी नौकरी में भाई भतीजावाद का आरोप नहीं लगा। ये कितनी बड़ी उपलब्धता है, कितनी बड़ी उपलब्धि है एक स्टेट के लिए, आप सोच करके देखिए।
बाहर स्टेट में होता है, एक नौकरी निकली, कोर्ट में चली गई, करप्शन का आरोप लग गया, कोर्ट ने रोक दी या सरकार ने रोक दी, न एक एडवर्टाइजमेंट पीछे आया, न एक एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ कोई भी नौकरी कोर्ट में गई। ये कितनी बड़ी सफलता है। आसाम जैसे स्टेट का मॉडल अब दूसरे स्टेट अपना रहे हैं। एंड आई थिंक हमारा जो ये जर्नी है ये बहुत तेजी से आगे जा रहा है। 45% जीडीपी ग्रोथ है आसाम का जी 21 से 26 के पीरियड में या 20 से 25 के पीरियड में, हाईएस्ट इन द कंट्री। चलिए, लेकिन सरकार कितनी असरदार, उस पर अंतिम फैसला जनता का आएगा जब वो चुनाव में वोट करेंगे और रिजल्ट सामने आएगा। आप दोनों मंच पर आए पंचायत आज तक में, आपका बहुत बहुत थैंक यू अंजना जी। आप भी आसाम आई, बहुत सारा प्यार आसाम की जनता की तरफ से लेकर के दिल्ली जाइएगा और आसाम को भी नेशनल फोकस में रखिएगा। अब हम बीमारू या पिछड़े स्टेट नहीं है, हम भी सपने देख रहे हैं, उन सपनों को जनता तक आपके माध्यम से पहुंचेंगे, ऐसा विश्वास रखते हैं। बहुत धन्यवाद।